नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर, पहले ओलंपियन सुशील कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है। स्पेशल सेल ने सुशील कुमार को गिरफ्तार किया है। सुशील कुमार पर हत्या का आरोप है। दिल्ली पुलिस गिरफ्तारी के लिए जगह जगह पर दबिश दे रही थी। दिल्ली पुलिस थोड़ी ही देर बाद सुशील कुमार और साथी अजय को रोहिणी कोर्ट में भी पेश करेगी। बता दें कि फरारी के वक्त पहले हरियाणा नंबर की गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था सुशील कुमार की तरफ से, और फिर कार छोड़कर वो स्कूटी का भी इस्तेमाल कर रहे थे। दिल्ली में अपने साथी के साथ वो स्कूटी पर भी जा रहे थे जब सुशील और अजय को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने रेसलर सुशील कुमार को गिरफ्तार कर लिया, उसके साथ साथ उसके सहयोगी अजय को भी गिरफ्तार कर लिया। आपको दिखाना चाहूंगा स्पेशल सेल का वो दफ्तर है जहां पर फिलहाल सुशील कुमार से पूछताछ चल रही है। उसके अलावा जो अजय है उससे भी पूछताछ चल रही है लगातार। जो सुशील कुमार है जिस पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था, जबकि उसके सहयोगी अजय पर 50,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था। दोनों लगातार दिल्ली पुलिस को चकमा दे रहे थे, कभी उत्तराखंड कभी पंजाब में लगातार छिप रहे थे। लगातार जो अलग अलग नंबरों से अपने करीबियों को कांटेक्ट कर रहे थे। इस वजह से दिल्ली पुलिस की टीम पकड़ नहीं पा रही थी, लेकिन स्पेशल इनपुट पर दिल्ली के मुंडका इलाके से सुशील कुमार और उसके सहयोगी अजय कुमार को गिरफ्तार किया गया, जब दोनों स्कूटी पर सवार होकर किसी से मिलने के लिए जा रहे थे। दरअसल प्लानिंग ये थी कि सुशील कुमार दिल्ली पुलिस को चकमा देकर कोर्ट में सरेंडर कर देगा, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। स्पेशल सेल की टीम ने मुंडका इलाके से सुशील कुमार, जिस पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था, अजय जिस पर 50,000 रुपए का इनाम था, दोनों को गिरफ्तार किया है और स्पेशल सेल के इसी दफ्तर में फिलहाल दोनों से पूछताछ कर रही है। आपको बता दूं कि जब दिल्ली से सुशील कुमार गिरफ्तार हुआ था तो वो कार में सवार होकर उत्तराखंड की तरफ गया था, जिसकी तस्वीरें मेरठ के टोल नाके की वो भी सामने आई थी। लेकिन अब वो कार छोड़कर स्कूटी पर सवार होकर घूम रहा था, जिसके बाद स्पेशल सेल ने दोनों को पकड़ा है। फिलहाल स्पेशल सेल के दफ्तर में लगातार पूछताछ की जा रही है। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। अरविंद ओझा जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ। अरविंद, पूछताछ सुबह से हो रही है, अब कोर्ट में भी पेशी की तैयारी है, कुछ खबर मिल पाई है? जी बिल्कुल, देखिए 2:30 बजे के लगभग फिजिकली सुशील कुमार को रोहिणी की कोर्ट में पेश किया जाएगा। स्पेशल सेल पेश करेगी। हमारे पीछे जो आप दफ्तर देख पा रहे हैं, इसी स्पेशल सेल के दफ्तर में पूछताछ हो रही है। देखिए जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, 2 चीज़ें आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। पहली कि आखिर ये हत्याकांड हुआ कैसे। तो दरअसल एक फ्लैट जो सुशील कुमार की वाइफ के नाम पर था, वहाँ पर कई क्रिमिनल आकर शेल्टर लेते थे और सुशील कुमार को इस बात की जानकारी थी। हालांकि बाद में सुशील कुमार ने वो फ्लैट खाली करने को कहा, जिसके बाद झगड़ा विवाद हुआ और नतीजा ये हुआ कि छत्रसाल स्टेडियम में जो रेसलर सागर है उसको पीटा गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। तो इस मामले ये पूरी हत्याकांड की वजह थी। अब दूसरी जो चौंकाने वाली जानकारी मिली है कि किस तरीके से गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर दिल्ली पुलिस को चकमा देता है। हत्या होती है 4-5 मई की दरमियानी रात को। उसके बाद फिर वो मेरठ उत्तराखंड के एक बड़े आश्रम में शेल्टर लेता है। पुलिस वहाँ छापामारी करती है, तो फिर वो दिल्ली आता है। उसके बाद हरियाणा जाता है, चंडीगढ़ जाता है, भटिंडा में रेड होती है, वहाँ से ही फरार हो जाता है। पंजाब में लगातार घूमने के बाद कल देर रात फिर वो दिल्ली की तरफ आया है और दिल्ली में मुंडका इलाके में स्पेशल सेल ने उसको पकड़ा है और अब फिलहाल पूछताछ हो रही है। तो किस तरीके से एक पेशेवर क्रिमिनल की तरह ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो दिल्ली पुलिस को चकमा दे रहा था। नवजोत बिल्कुल, और 2:30 बजे कोर्ट में पेशी। अरविंद नजर बना रखे लौटेंगे। इस बीच दिल्ली में लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। अब 31 मई सुबह 7 बजे तक दिल्ली में तालाबंदी। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि केजरीवाल ने यह भी आश्वासन दिया है, अगर दिल्ली में लगातार मामले घटते रहे तो अनलॉक करने पर भी विचार किया जाएगा। तो 1 हफ्ते के लिए फिर से तालाबंदी। 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अनलॉक करने की प्रक्रिया को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर मामले घटते रहे तो धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अभी अगर लॉकडाउन खोल दिया और जो कुछ हमने पिछले 1 महीने की इतनी कड़ी मेहनत, संघर्ष और त्याग की वजह से पाया है, कहीं वो ख़त्म ना हो जाए।
तो सबकी आम राय ये है कि एक हफ्ते के लिए और लॉकडाउन खोल देना चाहिए। तो दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया है कि एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। अगले सोमवार 31 तारीख की सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। संक्रमण दर 36% पहुंच गई थी, यानी कि 100 लोगों की हम टेस्टिंग करते थे तो 36 लोग उसमें पॉजिटिव मिलते थे। पिछले 24 घंटे का मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो ये संक्रमण दर 2.5% के भी नीचे चली गई है, यानी कि अब 100 लोगों की हम टेस्टिंग करते हैं तो उसमें 2.5 लोग संक्रमित पाए जाते हैं और 97.5 लोग ठीक पाए जाते हैं। इसका मतलब संक्रमण काफ़ी कम हो गया दिल्ली के अंदर। वैक्सीन की बहुत कमी महसूस हो रही है, लेकिन मुझे विश्वास है जैसे हमने बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान किया है, ऐसे वैक्सीन की समस्या का भी समाधान निकलेगा। हम मिलके निकालेंगे। वैक्सीन की जो कमी हो रही है, मुझे पूरी विश्वास है इस कमी को भी हम सब लोग मिलके ठीक करेंगे। सारी व्यवस्था बना ली है कि 3 महीने के अंदर दिल्ली के सब लोगों को हम वैक्सीन लगा सकते हैं, लेकिन वैक्सीन की कमी है, पूरे देश के अंदर कमी है। कहा जा रहा है कि तीसरी वेव आएगी। हमें तीसरी वेव का पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करनी है। यूपी की बात कर लेते हैं, क्योंकि कोरोना के मामले वहां पर भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और नए मामले नीचे आकर 4800 तक पहुंच गए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के रिकॉर्ड टेस्ट का दावा किया है। यूपी में पिछले 24 घंटे की बात करें तो 3,17,000 टेस्ट हुए हैं। यहां पर जब पॉजिटिविटी ज्यादा थी और रिकवरी कम थी, तब यहां पे सक्रिय केसेस की संख्या थी 3,10,000, यानी जो एक्टिव केस थे 3,10,000 थे। आज प्रदेश के अंदर जो पॉजिटिव केस आए हैं वह 38,000 से घट करके अब ये 4,800 तक आ गए हैं। पिछले 22 दिनों के अंदर 2,26,000 से अधिक एक्टिव केस को रिकवर करके उन्हें सकुशल घर भेजा है। टेस्टिंग की क्षमता उत्तर प्रदेश ने बढ़ाई है। आज हमारे यहां उत्तर प्रदेश में 3,17,000 टेस्ट हुए हैं, यानी अब तक का रिकॉर्ड टेस्ट है ये। जब कोविड का पहला पेशेंट आया था उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष मार्च 2020 में, तब उत्तर प्रदेश में एक भी टेस्ट नहीं होता था। आज हम एक दिन में 3,17,000 टेस्ट करने की क्षमता विकसित कर चुके हैं। लेकिन हमने थर्ड वेव की भी तैयारी की है। थर्ड वेव के लिए अभी से हर मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई हमारी प्रारंभ हो चुकी है, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में सीएससीज में भी हम इसको फोकस कर रहे हैं। दूर दराज के लोगों को इस ना आना पर बहुत उनको समस्या ना होने पाए, इसके लिए इसको फोकस करते हुए अभी से इस अभियान को हम लोगों ने लिया है और इसीलिए मैं बुंदेलखंड के प्रवास पे आया हूं। देश में कोरोना के केस में लगातार कमी देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे की बात करें 2,40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। नए केस तो कम हो रहे हैं, लेकिन बड़ी राहत की बात यह है कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 3,55,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। हालांकि मौत का आंकड़ा जरूर चिंता में डालने वाला है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 3,741 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है। और टीकाकरण का भी जिक्र यहां करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन वैक्सीन को लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है। मुंबई हो, दिल्ली हो, पुणे हो, वैक्सीन न होने से आज भी वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हैं। दिल्ली में कोरोना की तबाही के बीच 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, लेकिन महज कुछ हफ्तों के बाद इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को रोक दिया गया है। वजह है वैक्सीन की कमी। इस वक्त हम पंडारा रोड पर मौजूद हैं, एक स्कूल के सामने, जहां पर दरवाजा लगा हुआ है। अक्सर यहां पर युवाओं की लंबी कतार नजर आती थी, लेकिन आज यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। स्कूल स्टाफ तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो बैठने की व्यवस्था है, टीका लगाने की व्यवस्था है, वहाँ पर कोई भी स्टाफ नज़र नहीं आ रहा है। अब हम आपको आंकड़े भी बता दें कि दिल्ली को अब तक कोवैक्सीन के 1,50,000 डोज मिले हैं, तो वहीं कोविशील्ड के 6,67,690 डोज मिल चुके हैं। लेकिन
दिल्ली सरकार का ये कहना है कि हर महीने दिल्ली को 80 लाख वैक्सीन की डोज की ज़रूरत है और कुछ इस तरह से दिल्ली के अलग अलग स्कूलों में इंतज़ाम किया गया था। स्कूलों को वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील किया गया था। लेकिन अब सवाल ये है कि वैक्सीन नहीं है तो इन तमाम स्कूलों में सन्नाटा पसरा हुआ है और इंतज़ार हो रहा है कि आखिर वैक्सीन कब आएगी। लेकिन यहाँ हम आपको एक बड़ी बात और भी बता दें कि दिल्ली को अब तक मई के महीने में 16 लाख वैक्सीन ही मिल पाई है और युवाओं का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है इसे लेकर अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जून महीने के लिए दिल्ली सरकार का ऐसा कहना है कि 8 लाख वैक्सीन देने की बात केंद्र सरकार की तरफ से कही गई है। लेकिन जब जून का महीना आएगा तब की तब दिखी जाएगी। लेकिन मई का महीना अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर रोक लगा दी गई है। अब हम आपको ये भी दिखा दें कि इस तरह के करीब 100 से ज़्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए थे और इन वैक्सीनेशन सेंटर पर कोवैक्सीन और कोविशील्ड के डोज दिए जा रहे थे। लेकिन युवा परेशान हैं, वो इंतज़ार करते रहे कि स्लॉट आएगा और वो अपॉइंटमेंट लेंगे, लेकिन अपॉइंटमेंट वो नहीं ले पाए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को ये बात बताई कि दिल्ली में वैक्सीन खत्म हो चुकी है और आज से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन नहीं होगा। अब देखना यह भी होगा कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है। सुझाव केंद्र सरकार को तो दिए गए हैं, लेकिन देखना यह भी होगा कि ये जो वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए हैं इनके दरवाजे कब खुलेंगे, दिल्ली को वैक्सीन का स्टॉक कब मिलेगा। कैमरामैन नसीर के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। आज रविवार 23 मई बीएमसी द्वारा संचालित किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर में आज वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं चलाई जाएगी। इस बात की जानकारी बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक ट्वीट के जरिए दी है। हालांकि बीएमसी ने यह भी कहा है कि सोमवार को जो वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जाएगा उसके लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स की लिस्ट आज दी जाएगी। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि राज्य भर में वैक्सीन की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। हालांकि आज के दिन प्रोग्राम सस्पेंशन को लेकर बीएमसी के अधिकारियों का कहना है कि आज रविवार है, यह प्रोग्राम इसलिए सस्पेंड किया गया है वैक्सीन की शॉर्टेज की वजह से नहीं। राज्य सरकार के कई नेता हैं जो पहले ही सेंटर की पॉलिसीज को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं राज्य में वैक्सीन शॉर्टेज को लेकर। दूसरी तरफ राज्य सरकार ये कई बार कह चुकी है अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो वैक्सीन को प्रोक्योर कर सके। हालांकि दूसरी तरफ अदर पूनावाला ये कह चुके हैं कि वैक्सीन शॉर्टेज 2-3 महीने तक रहने वाली है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने प्लांट में वैक्सीन प्रोडक्शन वो ज्यादा से ज्यादा करें। राज्य सरकार पहले ही कह चुकी है कि 18 से 44 साल की उम्र का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको उसने टेम्पररी हॉल्ट इसलिए दिया है क्योंकि इस वक्त उसका फोकस 45+ और सीनियर सिटीजन्स हैं। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। राजस्थान के 2 अलग अलग जिलों से आ रही खबरों ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ये तीसरी लहर की दस्तक है। डूंगरपुर में 12 मई से लेकर अब तक कुल 325 बच्चे कोरोना संक्रमित हो गए हैं। वहीं दौसा जिले की बात करें तो 1 मई से 21 मई तक 341 बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। दोनों ही जिलों में कोरोना संक्रमित होने वालों की उम्र 0 से 18 साल के बीच है। राजस्थान सरकार ने दोनों ही जिलों को तीसरी लहर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं बच्चों के लिए वार्ड और उनके इलाज के लिए पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए गए हैं। डूंगरपुर की जहां पर एक बात यह है कि वहां पर सीएमएचओ और डीएम के मुताबिक वो पूरी तरह से सतर्क हैं और सारे इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। हमारे जिले में 12 मई से आज दिनांक तक 315 बच्चे 0 से 19 आयु वर्ग के पॉजिटिव पाए गए, जिनमें 0 से 9 वर्ष के 60 बच्चे तथा 9 से 19 वर्ष के 255 बच्चे थे। सभी बच्चों को दवाएं दे दी गई हैं तथा ये हमारे बेहतर सर्विलेंस, बेहतर मॉनिटरिंग और जांचों के कारण संभव हो पाया है। मार्च, अप्रैल, मई यानी कि विगत 3 महीने में जो 0 से लेकर 12 साल तक के बच्चे हैं उनमें पॉजिटिव होने का जो ट्रेंड है वो सेम है। उसमें किसी प्रकार की अप्रत्याशित रूप से कोई वृद्धि नहीं हुई है या कहीं से ऐसी न्यूज मुझे किसी ग्रुप के माध्यम से मिली कि इतने सारे बच्चे संक्रमित हो गए, तो मैं उसका खंडन करना चाहूंगा कि वो संख्या भी सही नहीं है। और 0 से 12 की कैटेगरी में वर्तमान में जिले में 50 से भी कम बच्चे संक्रमित हैं। बाकी राज्यों में वैक्सीनेशन जारी है और सबसे ज्यादा युवाओं में हो रहा है। राजस्थान में बच्चों में केस बढ़ने से वैक्सीन की मांग और ज्यादा बढ़ गई है। चंडीगढ़ में भी वैक्सीनेशन चल रहा है, ये रिपोर्ट देखिए।
राजस्थान में वैक्सीन नहीं मिलने की वजह से कई सेंटरों पर वैक्सीनेशन का काम बंद कर दिया गया है। इसी तरह का वैशाली नगर का सेंटर है जहां पर देखा जा सकता है कि वैक्सीनेशन का काम बंद हो गया है और यहां पर ये लगा रहे हैं सूचना कि आज 23 मई 2021 को वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने की वजह से वैक्सीनेशन का काम नहीं होगा। यहाँ आज वैक्सीन नहीं आई है? नहीं सर, वैक्सीन नहीं है। 21 तारीख का भी लगा हुआ नहीं है? मेरे को पता नहीं सर, मैं नहीं था, मैं स्कोप था मेरा। आज ये बोर्ड अभी क्यों लगा रहे हैं आप? मैडम इंचार्ज से बात कीजिए सर। बहुत सारे लोग वैक्सीन लगाने के लिए भी आए हैं जो कई दिनों से चक्कर लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अविनाश से नहीं है मेरा। आप भी वैक्सीन लगाने के लिए? हाँ, रोज चक्कर लगाते हैं, बंद मिलता है। तो ये स्थिति है, यहाँ पर भीड़ भाड़ रहती थी लेकिन वैक्सीन नहीं मिलने की वजह से देखा जा सकता है कि बोर्ड लगाना पड़ रहा है। पूरे राजस्थान की बात करें तो करीब 1 करोड़ 56 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, जिसमें से 1 करोड़ 25 लाख के आसपास पहली डोज लगी है, लेकिन दूसरी डोज के लिए लोग भटक रहे हैं। करीब 31 लाख लोगों को ही दूसरी डोज लगी है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर इस तरह से वैक्सीनेशन हुआ तो वैक्सीनेशन की जो पूरी प्रक्रिया है उस पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि इतना धीमा वैक्सीनेशन होगा तो इस गति से तो 4.5 साल का वक्त लग जाएगा। और राजस्थान की आबादी करीब 8 करोड़ है और 8 करोड़ की आबादी में से कम 4.5 करोड़ की आबादी से ऊपर वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है हर्ड इम्यूनिटी के लिए। अगर जिस तरह से वैक्सीन राजस्थान में आ रहा है और कमी महसूस की जा रही है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है ग्रामीण इलाकों की स्थिति और भी खराब है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में वैक्सीन की भारी कमी चल रही है। वैक्सीन की कमी के चलते अब डिस्पेंसरियों में हफ्ते में सिर्फ 2 जगह वैक्सीन लगाई जा रही है। इस वक्त हम चंडीगढ़ के सेक्टर 47 की एक सरकारी डिस्पेंसरी के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर भी वैक्सीनेशन होती है, लेकिन आज यहाँ पर वैक्सीनेशन का दिन नहीं है। खाली पड़े हैं आगंतुकों के लिए बनाए गए कक्ष या फिर ये वेटिंग रूम है। आज ये खाली पड़ा है क्योंकि आज यहाँ वैक्सीनेशन का दिन नहीं है। बात अगर डेटा की करें तो पंजाब में इस वक्त 50 लाख डोजेस की ज़रूरत है। पंजाब सरकार ने भी अब वैक्सीन की कमी को पूरी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेंडर यानी निविदाएं आमंत्रित करने का फैसला किया है, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पंजाब की ज़रूरत के मुताबिक अब उतनी डोजेस उपलब्ध नहीं करवा पा रहा। छत्तीसगढ़ में सूरजपुर जिले के थप्पड़मार डीएम रणवीर शर्मा नब गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें तत्काल डीएम पद से हटा दिया। उनकी जगह गौरव कुमार सिंह अब सूरजपुर के नए डीएम बनाए गए हैं। रणवीर शर्मा को संयुक्त सचिव बनाकर मंत्रालय में भेज दिया गया है। सोशल मीडिया पर डीएम रणवीर शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में लॉकडाउन के दौरान वो एक लड़के का फोन पटकते नजर आ रहे थे, फिर उसे थप्पड़ जड़ते नजर आ रहे थे। बता दें कि रणवीर शर्मा 2012 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग। इसे क्या कहें, पद का दुरुपयोग या आईएएस होने का गुरूर या फिर एक डीएम की सरेआम गुंडागर्दी। एक लड़के का फोन पटकते, उसे थप्पड़ जड़ते और फिर उसे पुलिस से पिटवाते, ये छत्तीसगढ़ की सूरजपुर जिले के डीएम रणवीर शर्मा है। कोरोना संक्रमण की वजह से जिले में 13 अप्रैल से 31 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। 22 मई को डीएम रणवीर शर्मा खुद लॉकडाउन को लागू कराने निकल गए। रास्ते में जो मिला उसे पद का रौब दिखाते हुए झाड़ते दिखे, उठक बैठक करवाते दिखे, लेकिन इस लड़के के साथ उन्होंने जो किया उस पर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। उसे डीएम रणवीर शर्मा ने रुकवाया और बिना पूछताछ के पुलिस वालों को पीटने का हुक्म दे दिया। कुछ देर बाद उसने पर्ची दिखाई कि वो पिता के लिए दवाई लेने जा रहा है। डीएम साहब उसके बात करने भर से भड़क गए और गाली देकर जाने को कहा। फिर डीएम रणवीर शर्मा पलटे और पूछा कौन सा टेस्ट कराने गए थे। इसके बाद आईएएस रणवीर शर्मा की गुंडों जैसी हरकतें सामने आई और वो आप भी देख लीजिए। इस घटना के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोगों ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टैग कर रणवीर शर्मा को सस्पेंड करने की मांग की।
सबको रुकवा रहे थे तो मैं रोका, साइड में लगाया गाड़ी, फिर उतर के गया, उनको बस पर्ची दिखाने के लिए कर रहा था उनके पास जाके, तो वो एक बार तो बोले ठीक है, फिर लेकिन इधर आके ना उनको पता नहीं क्या लगा, वो पर्ची और मोबाइल दोनों था मेरे हाथ में और चाबी भी थी बाइक की। अब पहले तो वो क्या बोलते हैं कि मोबाइल लिए और पटक दिए, फिर पर्ची देखे भी नहीं और एक झापड़ मार दिए मेरे को, और पुलिस वाले को से भी बोले कि मेरे को मारने के लिए, और चाबी ले लिए बाइक का और मोबाइल एकदम तोड़ दिए पूरा। जबकि उसको दवाई भी दिखाई कि दवाई लेकर जा रहा हूँ, तो बोले चलो इधर किनारे खड़ा हो, और डंडा गाड़ी से निकलवाए हैं गार्ड से, और देख उसके पैर के नीचे मारे हैं, पूरा लाल हो गया है उसका पैर, लंगड़ कर चल रहा है। प्रशासन की गुंडागर्दी है। ऐसा कभी मैं कलेक्टर में, आज मेरा 50 साल उम्र हो गया है, मैं कभी कलेक्टर को हाथ उठाते और डंडा चलाते हुए मैं नहीं देखा था। सोशल मीडिया पर आईएएस रणवीर शर्मा के खिलाफ मुहिम तेज हुई। मसूरी आईएएस एकेडमी को भी टैग कर पूछा गया कि क्या एक आईएएस को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है। ये भी कहा गया कि उनसे तोड़े गए फोन के पैसे वसूले जाएं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, तब जाकर डीएम रणवीर शर्मा ने माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं वैक्सीनेशन लगवाने जा रहा हूं। उन्होंने एक पर्ची दिखाई जो वैक्सीनेशन से संबंधित नहीं थी। बाद में वो बोले कि मेरी दादी जी को मैं देखने जा रहा हूं। उन्होंने बदतमीजी की, मैंने आवेश में आके उनको एक चाटा मार दिया। मैं माफ़ी मांगता हूं अपने इस व्यवहार के लिए। इस माफी में रणवीर शर्मा झूठ बोलते नजर आए। सूरजपुर से ओपी तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। तूफान से अभी उबर भी नहीं पाए कि एक और चक्रवाती तूफान यास का खतरा लगातार मंडरा रहा है और तूफान के खतरे को लेकर प्रधानमंत्री ने एक बैठक की है। बैठक में तूफान से निपटने के लिए तैयारियों पर समीक्षा हुई है। एनडीआरएफ की 46 टीमें राहत और बचाव के लिए तैयार कर दी गई हैं। 13 टीमें आज जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने प्रभावित इलाकों में समुद्र से दूर रहने की अपील की है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे मंत्रियों के साथ आपदा प्रबंधन के अधिकारी भी मौजूद रहे। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 12 घंटे में बंगाल की खाड़ी में ये तूफान मजबूत होगा और ओडिशा और बंगाल से टकराएगा। दोनों राज्य हाई अलर्ट पर हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चक्रवात यास से निपटने के लिए कंट्रोल रूम में मौजूद रहेंगी। ब्रेक के लिए रुकेंगे, देखते रहिए आज तक।